सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में दो टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं। पहला है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव हो सकती है, इस खबर को हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी डायनेमिक तरीके से मैं बताऊँगा कि क्या इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट पहली बार निगेटिव में जाएगी या इससे पहले भी जा चुकी है। निगेटिव में जाना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार की चुनौती उत्पन्न कर सकता है, इन सभी आयामों को मैं डिस्कस करूंगा। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे असम के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्य जीव अभ्यारण्य से, और देखेंगे कैसे कोयला खनन को लेकर वहां पर जो गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं उसको लेकर वहां के लोगों ने ऑनलाइन आंदोलन मूवमेंट और सेव द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से कुछ ट्रेंड जो है कि चालू किए हैं, और जिसके वजह से यह हुआ है कि पूरा मुद्दा हाईलाइट हो गया है। तो देखेंगे आखिर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और क्या क्या चीजें उसके साथ घटित हो रही हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट नकारात्मक अर्थात नेगेटिव होगी इस कथन पर। हाल ही में हुआ क्या है, विश्व की एक प्रतिष्ठित वित्तीय एनालिसिस संस्था से तात्पर्य उन संस्थाओं से है जो कि ग्लोबल रूप में किसी देश, किसी क्षेत्र, किसी कंपनी के संदर्भ में ये एनालिसिस करती हैं कि आखिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, अर्थात उनके यहाँ ग्रोथ क्या होगा, कितना सरप्लस होगा, कितना निगेटिव में ग्रोथ जा सकता है, किस तरह की संभावनाएं वित्तीय रूप से किसी देश, कंपनी, संस्था की दिखाई देती हैं। इसी तरह की जो एनालिसिस करने वाली संस्था है उसमें से एक संस्था है गोल्डमैन सैक्स। इसने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष है इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट कम नहीं होगी बल्कि यह निगेटिव में जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर हम यह कहें कि पहले हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 5% थी तो अब 5% नहीं रहेगी, यह पहले 0 पे आएगी और फिर क्या होगा, ग्रोथ रेट निगेटिव होगी। अर्थात इसमें काफ़ी जो है कि यह खतरनाक कंडीशन बताता है। आपको पता हो कि जब किसी देश की क्या होता है इकोनॉमी निगेटिव रूप में लंबे समय तक रहती है तो यही कंडीशन क्या हो जाती है, मंदी की क्रिएट हो जाती है। तो इसी प्रकार गोल्डमैन सैक्स जो है कि एक वर्ल्ड वाइड जो है कि वित्तीय एनालिसिस संस्था है, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कहा कि वर्ष 2020-21 में यहाँ की जीडीपी ग्रोथ रेट जो होगी वह निगेटिव हो सकती है। इसके अलावा बहुत से समीक्षकों ने यह संभावना व्यक्त किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब मंदी की ओर बढ़ रही है। लेकिन हाल ही में जो सबसे बड़ी सूचना है वह यह है कि हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आरबीआई की और उनके सदस्यों के साथ मिलकर बैठक होती है, इस बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने खुद जो है कि कहा कि इस बार जो भारतीय अर्थव्यवस्था में ये जो वित्तीय वर्ष 2020-21 का है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव रहेगी। अर्थात जो बात गोल्डमैन सैक्स ने कहा था उसी बात अब कहा जा रहा है आरबीआई गवर्नर के द्वारा। इसके साथ साथ कई समीक्षकों ने भी यह बात पहले ही कहा था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई ऐसा बात कही नहीं गई थी। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में 5% होगी, अर्थात -5% जीडीपी ग्रोथ रेट होगी। लेकिन आरबीआई गवर्नर ने ऐसा कोई डेटा नहीं दिया है कि कितने प्रतिशत माइनस में जाएगी, लेकिन उन्होंने यह कह दिया है कि जो अभी वर्तमान कंडीशन है उसको देखते हुए लग रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी नकारात्मक ग्रोथ रेट को शो कर सकती है। इसका मतलब यह है कि जब किसी देश में जीडीपी की ग्रोथ रेट 1% अर्थात 0% से भी क्या हो, माइनस में जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी देश की जीडीपी 100 रुपए है तो अब अगली बार जब भी इसमें ग्रोथ होगा, सरप्लस होगा, तो क्या होगा, 101, 102, 103 जो भी 100 रुपए
रुपए के ऊपर जो भी अधिक प्रोडक्शन होगा उसी को क्या कहेंगे, जीडीपी की ग्रोथ रेट कहेंगे। मान लेते हैं एक साल जो है कि यहाँ के टोटल जीडीपी का ग्रोथ है 100 रुपए, अगले साल 110 होता है, तो आप क्या कहते हैं कि 10% का ग्रोथ रेट हुआ है। लेकिन जब माइनस में कहा जा रहा है 5%, तो इसका मतलब है कि इस साल अगर जीडीपी की वैल्यू 100 रुपए है तो आने वाले साल में जीडीपी की वैल्यू 95 होगी, अर्थात 100 से 5% क्या करना होगा, कम करना होगा। तो जितने प्रतिशत माइनस दिखाता है इसका मतलब यह है कि जो हमारी जीडीपी है उतने प्रतिशत में उसमें गिरावट आएगी, और ये जो गिरावट होती है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं मानी जाती। इसके साथ साथ उन्होंने अर्थात आरबीआई गवर्नर ने भी कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अर्थात जो इंडियन जीडीपी की ग्रोथ रेट है यही सिर्फ नेगेटिव में नहीं जा रही, बल्कि पूरा जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसी में क्या हो रहा है, मंदी दिखाई दे रही है। और मंदी का मतलब होता है कि जब 2 तिमाही तक क्या हो, जीडीपी की ग्रोथ रेट निगेटिव में जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मंदी की ओर कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पहले से ही कई समीक्षक ये कह रहे थे कि इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट और इंडियन इकोनॉमी जो है कि निगेटिव अर्थात रिसेशन की ओर बढ़ रही है। उस बात पर अब मोहर जो है कि आरबीआई गवर्नर के इसी तथ्य से लग चुका है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ग्लोबल ट्रेड अर्थात वैश्विक व्यापार में 13% से लेकर 32% तक गिरावट आ सकती है। इसका मतलब यह है कि जब ग्लोबल ट्रेड वैश्विक व्यापार में इतने प्रतिशत गिरावट आएगी तो इसका असर सभी देशों पर पड़ेगा, क्योंकि सभी देश इस ग्लोबल ट्रेड के क्या है, पार्ट है। तो यह जो गिरावट आ रही है इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास आय नहीं है, और आय नहीं है तो मांग कम कर रहे हैं, और जब मांग कम कर रहे हैं तो वो क्या कि चीज़ों को खरीदेंगे कम, और प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। और जब प्रोडक्शन कम होगा तो यही तो क्या कहते हैं, इसी को तो हम जीडीपी कहते हैं। तो कुल मिलाकर यह बात यहां पर कही गई है। लॉकडाउन के दौरान क्या हो रहा है, भारत में भी आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो प्रभावित हो रही हैं, जिस तरह से विश्व में हो रही हैं, और इस तरह से भारत में भी क्या है, लोगों की मांग घटती चली जा रही है। यह इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर मान लीजिए इंडिया के लोगों की ही डिमांड ज़्यादा होती, उनके पास आय ज़्यादा होता और वो ज़्यादा डिमांड करते, तो भले ही हम विश्व को ना बेच पाते सामान, लेकिन इंडिया के लोग खुद खरीदते। लेकिन इंडिया में भी क्या है, मांग काफी कम है, और इसके पीछे क्या है, लोगों की आय का कम होना। यह जो कहा गया है कि इंडियन जीडीपी की ग्रोथ रेट निगेटिव रह सकती है, जो आरबीआई गवर्नर के द्वारा कहा गया, इसके पीछे एक और प्रमुख कारण यह भी था कि लोगों की आय कम है, तो साथ ही साथ जो प्रोडक्शन के केंद्र हैं वहां पर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए उन्होंने कहा कि शीर्ष 6 औद्योगिक राज्य अर्थात वह राज्य जहां पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, जहां पर निर्माण ज्यादा होता है, जैसे मान लीजिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, इन जो क्षेत्र, कर्नाटका है, तमिलनाडु, ये जो राज्य हैं ये क्या है, अधिक जो है उत्पादन करने वाले राज्य हैं। इनमें ये कहा जा रहा है कि यह जो 6 राज्य हैं पूरे देश के प्रोडक्शन में 60% की हिस्सेदारी देते हैं, लेकिन यह अभी रेड और ऑरेंज जोन में है। इसका मतलब ये है कि ये सभी क्षेत्रों में क्या है, अभी आने वाले समय में जल्दी प्रोडक्शन प्रारंभ नहीं होगा। रेड और ऑरेंज जोन का होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोरोना के केसेस अभी भी मिल रहे हैं। जब कोरोना के केसेस मिलेंगे तो उत्पादन कैसे होगा, और उत्पादन नहीं होगा तो स्वाभाविक है अर्थव्यवस्था तो क्या होती, उत्पादन पर ही चलती है। कुल मिलाकर, और इसके साथ एक चीज और जोड़ा इन्होंने कि ठीक है प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लेकिन साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जो सबसे अधिक झटका है वो निजी खपत को लगा है, अर्थात जो घरेलू मांग है उसमें लगभग जो है कि 60% की कमी आई है। अर्थात जो लोग पहले मान लीजिए हमारे परिवार के लोग लेते हैं, 5 लोग थे और हम 5 लोग क्या करते थे, पहले 100 रुपए का सामान खरीदते थे, तो अब सिर्फ 40 रुपए का हम सामान खरीद रहे हैं, और इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमारे आय का स्रोत क्या है, सीमित है। अब बताइए जब क्या हो गया, घरेलू मांग में 60% की कमी आएगी तो क्या यहाँ की कंपनियां प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन करेंगे तो बेचेंगे किसको, जब घरेलू मांग नहीं है और विदेश में लॉकडाउन के कारण मांग नहीं है तो क्या होगा, उत्पादन तो अपने आप कम करना पड़ेगा।
कुल मिलाकर कुछ समीक्षकों का यह भी मानना है कि हम अभी जो कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी यह जो कि रिसेशन की ओर बढ़ रही है, यह सही भी हो सकता है। क्यों सही हो सकता है? क्योंकि इस समय जो है कि नया निवेश नहीं हो रहा, और जब नया निवेश नहीं हो रहा, प्रोडक्शन पहले से रुका हुआ है, तो जो निगेटिव ग्रोथ है लंबे समय तक आगे बढ़ेगी, और जब लंबे समय तक ये जीडीपी की ग्रोथ निगेटिव रहेगी तो इसी को क्या कह देंगे? हम मंदी कह देंगे। और अभी अगर हम देखें तो जल्दी ही में इसकी कंडीशन सुधरने वाली नहीं है। कारण यह है कि मजदूर जो है कि वापस लौट रहे हैं, लोग नया निवेश कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि हम अगर निवेश, मान लीजिए किसी के पास पैसा है भी, तो पैसा अगर लगा दे तो करेगा क्या? प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और लोग खरीदेंगे नहीं, तो इसलिए नया निवेश नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ जिन लोगों के पास पैसा है वह क्या कर रहे हैं? बचा कर रख रहे हैं कि हो सकता है कि यह कंडीशन इसी तरह से अगर लंबी खींचे तो उससे क्या हो कि वह अपने आप को सरवाइव कर सके। और साथ ही साथ जो बैंक हैं जिनको आरबीआई ने कहा है कि आप बड़ी मात्रा में लोन दीजिए, वो भी क्या हो रहा है? छोटे कस्टमर को लोन नहीं दे पा रहे हैं। जब लोन नहीं दे रहे हैं और जब मिडिल वर्ग और जो लो क्लास को जब तक उसकी आय नहीं बढ़ेगी तब तक वह डिमांड कैसे करेगा, और डिमांड नहीं करेगा तो प्रोडक्शन किस वजह से होगा? तो इसलिए कहा जा रहा है कि यह जो अभी निगेटिव ग्रोथ है हो सकता है आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा घिसे। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जीडीपी की जो वृद्धि है, ग्रोथ रेट है, लगातार 2 तिमाही तक नकारात्मक रहती है तो उसको रिसेशन के नाम से कहते हैं। और इसी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत से समीक्षकों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी मंदी की ओर बढ़ रही है। हालांकि एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि मंदी की परिभाषा यह नहीं है, केवल एक ही परिभाषा नहीं है कि जो वहाँ की जीडीपी है वह 2 क्वार्टर तक अर्थात 2 तिमाही तक निगेटिव में रहे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोई अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा फ्लो कर रही हो, मान लीजिए कि 10% की उसमें वृद्धि हो रही थी हर साल, और एक साल क्या हुआ, उसका जो ग्रोथ रेट है वह 2% पर आ गया। तो अगर ये 2% पर आ जाता है तो इसका मतलब भी ये है कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। इसको भी रिसेशन के रूप में कई जगह समीक्षक देखते हैं। तो इंडिया की जीडीपी के संदर्भ में अगर देखें, हम लास्ट ईयर से ही तुलना करें तो लगभग 5.5 से 6% की ग्रोथ के बाद अगर हमारी जीडीपी में 0% की ग्रोथ होती है या 1% की ग्रोथ होती है तो भी क्या कह सकते हैं? इसको हम मंदी के एक आसार, एक लक्षण के रूप में देख सकते हैं। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि आखिर यह जो समीक्षक कह रहे हैं वह बात सही है कि यह इंडियन इकोनॉमी अपने आप को बूस्ट कर पाती है, थोड़ा सा हमें देखना होगा। लेकिन वह तभी होगा जब हमारे पास आने वाले समय के जब डेटा आए तभी हम उस पर कुछ कह सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब ग्रोथ रेट कम होती है, कहीं डाउन हो जाए, मान लीजिए मैंने कहा 10% से 2% ग्रोथ रेट हो जाए, तो इस दौरान क्या होगा? व्यापार कम हुआ है तभी तो क्या हुआ? ग्रोथ रेट कम हुआ है। लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं तो व्यापार कम हो रहा है, रोजगार से लोगों को निकाला जाएगा। जब उत्पादन ही नहीं होगा तो एम्प्लॉय को क्या रखा जाएगा? उनको कंपनियों से बाहर किया जाएगा, उन लोगों की आय कम होगी, और जब लोगों की आय कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, उत्पादन में गिरावट आएगी, और जब उत्पादन में गिरावट आएगी तो ये भी तो कंडीशन क्या है? मंदी है। तो कुल मिलाकर मंदी के केंद्र में क्या है? उत्पादन का कम होना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भी लॉकडाउन, मजदूरों के पलायन, कोरोना वायरस और जो है कि अन्य सभी चीजों की वजह से इस समय क्या है कि इसी प्रकार की जो कि मंदी के आसार दिखाई दे रहे हैं। और वह इस वजह से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्रोडक्शन काफ़ी प्रभावित हुआ है। अगर हम देखें भारत में थोड़ा सा इसके ट्रेंड को देखें तो केवल नकारात्मक वृद्धि दर अर्थात निगेटिव ग्रोथ रेट की ही बात करें तो आज़ादी के बाद से 4 बार ऐसी कंडीशन हो चुकी है। 1957 से 58 के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें -1.2% की ग्रोथ रेट देखी गई थी। वहीं 1965 और 66 में -3.7% की ग्रोथ रेट देखी गई थी। ये सभी माइनस में ध्यान दीजिएगा। 4 ऐसे चरण आए हैं या समय काल आए हैं जब इंडियन इकोनॉमी ने निगेटिव ग्रोथ रेट दिखाया है। ये आज से पहले है। अभी देखिए आरबीआई की गवर्नर ये नहीं कहा कि जो हमारे यहाँ पे क्या निगेटिव ग्रोथ रेट आ गई है, अभी डेटा नहीं आए, उन्होंने आने वाले समय में कहा है। तो अगर ऐसा डेटा आ जाता है कि हाँ इंडियन जीडीपी फिर से निगेटिव में चली गई है तो ये 5वां जो है कि स्थान होगा, 5वीं बार ऐसा होगा। 4
4 बार पहले हो चुका है। पहली बार कब हुआ था? 1957-58 में, दूसरा 1965-66 में, तीसरा 1972-73 में, और जो लास्ट हुआ था वह हुआ था 1979 और 80 में। जो 1979 और 80 में हुआ था वह इंडिया में आज तक का सबसे ज़्यादा निगेटिव ग्रोथ रेट है और वह है -5.2%। ध्यान दीजिएगा, गोल्डमैन सेस ने अभी आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो अनुमान व्यक्त किया है वो भी 5% है, लेकिन 1979 और 80 में -5.2% की निगेटिव ग्रोथ रेट हम देख चुके हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था ने हर परिस्थिति का बहुत ही मजबूती से सामना किया है और हम उसमें क्या है उभर कर आए भी हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि 1979 और 80 में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा हमारी निगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है। एक चीज़ और गौर करिए थोड़ा सा कि जितने भी मैंने अभी आपको समय काल बताए निगेटिव ग्रोथ रेट के, वह कब तक के हैं? वह एलपीजी मॉडल अर्थात हमने वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का जो मॉडल अपनाया था उसके पहले की चरण है। यदि अब नकारात्मक वृद्धि होती है तो एलपीजी मॉडल अपनाने के बाद ये पहली बार होगा कि इंडियन जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वह क्या होगी, निगेटिव में जाएगी। हालांकि अगर हम इस दौर में देखें जो आपका 1957 से लेकर 1980 तक का जो समय देखें तो इसमें ये जो माइनस में हमारी जीडीपी पहुंची थी इसके पीछे एक कारण नहीं है। कई बार सूखा पड़ गया, कई बार जो है कि हमने हमलों का सामना किया, जैसे हमने चीन से युद्ध लड़ा, हमने जो है कि पाकिस्तान से लड़ा, साथ ही साथ जो है कि कई प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं आई, और साथ ही साथ जो ग्लोबल मार्केट में जैसे आपको पता है 1973-74 में गल्फ वॉर हुआ था और उसके वजह से तेल के मूल्य बढ़ गए थे। तो तेल के जब मूल्य बढ़ जाएंगे तो हमारा आयात क्या होगा, प्रभावित होगा, और उसके वजह से क्या हुआ था, इंडियन जीडीपी की ग्रोथ रेट निगेटिव में गई थी। लेकिन आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा होगा भी तो ये पहली कंडीशन होगी जब किसी महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में निगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। कोरोना वायरस की वजह से पता है जापान ऑफिशियली सबसे पहला देश बना है जो मंदी की चपेट में आ चुका है और भारत में भी यही स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। हालांकि आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या जो अनुमान लगाए जा रहे हैं इससे हमारी सरकार और हमारा केंद्रीय बैंक किस तरह से इससे निपटता है, क्योंकि एक नया अनुभव है। एलपीजी के मॉडल से पहले तो हमने एक 3-4 बार इसको फेस किया था और हमको पता चल गया था कि कैसे इस निगेटिव ग्रोथ रेट को दूर करना है। लेकिन अभी चूंकि कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, सरकार और बैंकों के पास भी बहुत सीमित विकल्प हैं। देखना होगा कि कैसे सरकार और केंद्रीय बैंक मिलकर इस स्थिति से लड़ते हैं। खैर, अगर मैं आपको कहूं कि पहले तो मैंने बताया जो 4 कंडीशन है, इनमें निगेटिव ग्रोथ रेट के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो ग्रोथ रेट थे यह बताते हैं कि उस समय हमारे यहाँ पे मंदी आ चुकी है। जो 4 मैंने काल बताए थे 1957 से लेकर 1980 तक, उसमें क्या है, वो कह सकते हैं कि भारत में 4 बार मंदी आ चुकी है। लेकिन अगर ये उसके बाद भी देखें तो 1991 से कभी इंडियन जीडीपी की ग्रोथ रेट निगेटिव में तो नहीं गई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा कि मंदी और रिसेशन का एक और परिभाषा यह भी होती है कि जब जीडीपी की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा से बहुत नीचे आ जाए तो भी उसको हम रिसेशन में काउंट कर सकते हैं। तो जो 4 मैंने चरण बताए उसके बाद देखें तो 1999 में एक घटना हुई थी कि उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 9% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही थी, लेकिन यह अगले ही साल 4% पर आ गई। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यह भी क्या था, उसी प्रकार का निगेटिव ग्रोथ था जिस प्रकार की इंडियन रिसेशन आए थे 4 पहले, उसी प्रकार का था। लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पर संभलना होगा, हम इसको रिसेशन में काउंट नहीं करेंगे, खास करके एलपीजी के बाद। अब देखिए, इस प्रकार की जब घोषणाएं की हैं और आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है तो उसका असर आप न सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में देख सकते हैं, शेयर बाजार देख सकते हैं। शेयर बाजार पूरी धड़ाम से जो है कि नीचे आ चुका है। तो आने वाले समय में भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण कंडीशन होगी कि कैसे इससे निपटता है। खैर, इन सभी घोषणाओं के साथ साथ आरबीआई ने
ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसने समझा कि अगर किसी देश में निगेटिव ग्रोथ रेट को प्लस ग्रोथ रेट में बदलना है तो उसके लिए जरूरी है कि लोगों के पास पैसा जाए, और पैसा जाए इसीलिए आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट अर्थात 0.4% की कटौती कर दी है और इसको 4.4 से घटाकर 4% कर दिया है। अब कहेंगे यह क्या है, तो रेपो रेट से तात्पर्य उस रेट से है जो क्या करता है, आरबीआई से बैंक पैसा लेते हैं। मान लीजिए हम कहाँ जाते हैं, बैंक जाते हैं, और बैंक क्या करता है, हमने बैंक से पैसे लिए, हमने मान लीजिए 10 करोड़ रुपए चाहिए और हम बैंक के पास गए, तो बैंक के पास जरूरी नहीं है पैसे हो, तो क्या करता है, आरबीआई से ले लेता है पैसा। तो जो आरबीआई से पैसा लेता है उस पर उसको ब्याज देना होता है, इसी ब्याज को बोलते हैं रेपो रेट। तो अब क्या कर दिया गया है, इस रेट को 4.4 से घटाकर 4% कर दिया गया है। तो साथ ही साथ रिवर्स रेपो रेट में भी क्या किया गया है, 40 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी गई है, जिससे क्या हो, कुल मिलाकर इन दोनों ही प्रक्रियाओं में क्या होता है कि आरबीआई ये कटौती करके प्रयास कर रही है कि अधिक लोगों तक क्या हो, पैसा पहुंचे, बैंक अपने पास ना रखें, अधिक से अधिक पैसा लोगों को दें, लेकिन बैंक दे नहीं रहे। मैं रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट बताने लगूंगा तो समय काफी चला जाएगा। खैर, आप समझते हैं नहीं समझते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। खैर, उसके बाद अच्छी खबर यह भी इस घोषणा में, या जो है कि जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी उसमें गवर्नर द्वारा दी गई थी, वो यह था कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है अर्थात जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, इस विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व के नाम से जानते हैं, यह अभी 487 अर्थात 487 बिलियन डॉलर का है। और यह जो यह अमाउंट है 487 बिलियन डॉलर, यह हमारी एक साल तक की पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। इससे यह चीज पता चलती है कि अभी हम भले ही निगेटिव ग्रोथ रेट वाली अर्थव्यवस्था बन जाएं, लेकिन हमारी जो आयात आवश्यकता है वह प्रभावित नहीं होंगी, और देश की कोई भी ऐसी चीज जो हमें चाहिए होगा वह ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास पैसा हम खरीद ना पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर यह निगेटिव ग्रोथ रेट आगे बढ़ता है तो काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था अगर मंदी में आई तो ये समझ लीजिए काफी दिक्कत हो जाएगा। यहाँ के लोगों के पास पहले से रोजगार नहीं है, आय के सीमित स्रोत हैं, और सरकार के पास अब पैसा नहीं होगा तो जो समाज कल्याणकारी कार्य हैं वो भी नहीं हो पाए। अब आइए हम बात करते हैं अपनी दूसरी खबर पर। दूसरी खबर जो है वह है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये खबर है। और ये क्या खबर है इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। पहले थोड़ा सा इसकी लोकेशन आप देख लीजिए, मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। और यह जो देखिए लोकेशन है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी लोकेशन देखिए थोड़ा सा। इसकी लोकेशन अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए मेघालय से आप असम की ओर बढ़िए और असम के एकदम आप जो है कि पूरब की ओर बढ़िए तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा। यह वाला जो क्षेत्र है पूरा, यह जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा यह जो क्षेत्र है, आपको पता है यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। और यहीं पे जो मेघालय है, ये मेघालय में जो मौसीनराम चेरापूंजी वाले क्षेत्र है, ये तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र है। और ये जो जितना मैं लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ, इस पूरे लोकेशन को अगर आप देखेंगे तो ये समुद्र के पास में है, इक्वेटर से भी पास में है। अगर हम कंपेयर करें, चूंकि ये पूरा जो भाग है हिमालय का भाग है, और यह अगर हम पश्चिमी हिमालय से इसको कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि यह इक्वेटर के पास में है। और इन सभी कारणों की वजह से यहाँ पर क्या होता है, वर्षा ज़्यादा होती है, तापमान ज़्यादा होता है, जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है। जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, वर्षा ज़्यादा होगा, वहाँ पर वनस्पति की सघनता ज़्यादा होगी। और जनसंख्या जब कम है तो मानवीय हस्तक्षेप क्या होंगे, कम होंगे। अब देखिए, आइए मैं आपको टॉपिक से आपको परिचित करवाता हूँ, इससे क्या होगा आप थोड़ा समझ पाएंगे। अप्रैल 2020 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ध्यान दीजिएगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NBW के नाम से जानते हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को हम NBWL के नाम से जानते हैं। इसने क्या किया था, असम की देहिंग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य के एक हिस्से जिसका नाम है सालेकी में कोयला खनन की सिफारिश की थी, जिसकी अनुमति मिल गई है। कोयला खनन वहां पर होने लगेगा। पहले से हालांकि मैं बता दूं कुछ खनन होता था, लेकिन अलग इशू है वो। कुल मिलाकर सालेकी जो कि क्या है, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है, इसमें खनन की जो सिफारिश की गई थी NBWL के द्वारा, उसको अनुमति मिल गई है। अब यहाँ पे कोयला खनन हो सकता है। और यह जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है,
इसने जुलाई 2019 में खनन क्षेत्र का आकलन करने के लिए एक समिति बनाई थी और इसने कहा था कि ठीक है, यहाँ पे खनन किया जा सकता है। ये जो NBWL है, यह मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, अर्थात यह उस संस्था के अंतर्गत आता है जिसके पास जिम्मेदारी है पर्यावरण बचाने को। और जब इसके सामने प्रपोजल लाया गया NBWL के सामने कि हम यहाँ पे कोयला खनन करना चाहते हैं, तो इन्होंने अपनी एक कमेटी बनाकर इसको क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया है। इनका अप्रूवल देने का मतलब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से इनको अनुमति मिल गई है। अब क्या होगा कि सालेकी में कोयला खनन कोल इंडिया लिमिटेड की एक इकाई के द्वारा क्या किया जाएगा। जब कोयला खनन किया जाएगा तो स्वाभाविक है वहां पर चीजें क्या होंगी, जो वहां की जैव विविधता है, जो वहां पे वृक्ष हैं, वहां के जो जल है, वहां की जो वायु, वो सब प्रदूषित होंगे और इसी के कारण यहाँ पर आंदोलन उभरा। देहिंग पटकाई के थोड़ा सा क्षेत्र के नाम जो है, इसके विषय में आप जान लीजिए। ये देखिए, आपको एक इमेज में दिखा देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी ऑफ देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर मेमल्स के देख लीजिए 40 से ज़्यादा स्पीसीज हैं, वाइल्ड लाइफ बर्ड्स के 300 से ज़्यादा है, रेप्टाइल्स 40 से ज़्यादा है, बटरफ्लाइज 155 से ज़्यादा है। कुल मिलाकर ये जो आपको स्पीसीज दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इतनी ही संख्या है, मतलब इसका ये है कि इतने प्रकार की है। अर्थात मेमल्स में देखेंगे तो मेमल्स की 40 से अधिक प्रजातियां मिलेंगी। अगर वाइल्ड लाइफ बर्ड्स, जो बर्ड्स हैं, यहाँ के जो पक्षी हैं, उनके देखेंगे तो 300 से अधिक प्रकार के पक्षी आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप मछलियों को देखें तो 35 से अधिक प्रकार की यहाँ पर मछलियां मिलेंगी। अगर आप पौधों को देखें तो यहाँ पर 60 से अधिक प्रकार के पौधे मिलेंगे। कुल मिलाकर यह बताता है कि ये जो क्षेत्र है काफी क्या है, संपन्न क्षेत्र है और इसकी संपन्नता के वजह से ही क्या है, यहाँ पर जैव विविधता है और इसी जैव विविधता को क्या किया जा रहा है, कोयला खनन के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य असम के डिब्रूगढ़, ध्यान दीजिएगा, शिवसागर और तिनसुकिया जिले में लगभग 111 वर्ग किलोमीटर विस्तृत वर्षा वन क्षेत्र है। अर्थात ये कौन सा है, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं। रेन फॉरेस्ट से तात्पर्य उस फॉरेस्ट से होता है जहां पे गर्मी ज्यादा होती है, वर्षा अधिक होती है, जैसा कि आप अमेजन वनों में देखते हैं। इसी प्रकार तो ये भी जो क्षेत्र है क्या है, वर्षा वन क्षेत्र है। इसी का एक हिस्सा क्या है, ये जो देहांग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसी का एक हिस्सा सालेकी क्षेत्र है और इसी अमेजन फॉर द ईस्ट के नाम से जानते हैं। अमेजन फॉर द ईस्ट का मतलब क्या है कि यह पूरब का अमेजन क्षेत्र है, क्योंकि इसकी जो जैव विविधता है, यहाँ पर जो पौधों की विविधता है, वो सभी क्या है, अमेजन की तरह है। अमेजन की तरह यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, तापमान भी क्या होता है, अधिक होता है। और इसी के कारण ये क्या है, जब इसमें कोयला खनन क्या प्रयास किया जाएगा तो उसके लिए विरोध प्रदर्शन तो होना था। और इसी के लिए जो है कि सेव द प्लेनेट, सेव द नेचर करके कई जो है कि सोशल साइट से लेकर ट्विटर पर ये चीजें ट्रेंड कर रही हैं। और इसके केंद्र में क्या है कि जैव विविधता को बचाना है। हमारे लिए कोयला और जैव विविधता में से क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमें डिसाइड करना होगा। ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसे 2004 में बनाया गया था और देहांग पटकई भारत में उष्णकटिबंधीय तराई वर्षा वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछ ले हिमालय के तराई क्षेत्र में सबसे बड़ा जो है कि उष्णकटिबंधीय जो है कि तराई वर्षा वन का मतलब है कि वह क्षेत्र जो तराई एरिया में आता है। तराई एरिया होता है जो हिमालय से लगा हुआ, जो दक्षिण का एरिया है जो हिमालय से लगा हुआ है, जहाँ पर जो नदियों का पानी है वो ज़्यादा बना रहता है, हमेशा मिलता रहता है, ऐसे क्षेत्र को तराई क्षेत्र बोलते हैं। तो यह जो उष्णकटिबंधीय तराई वर्षा वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और इसकी जो अवस्थिति है, जो मैंने आपको मैप में दिखाया, लोकेशन में देखेंगे तो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर लगेगा, लेकिन है कहाँ पर, ये असम में है। यहाँ से एक नदी देहिंग प्रवाहित होती है और कुछ लोगों का मानना है इसी के नाम पर देहिंग, यह जो वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका नामकरण किया गया है। चूंकि यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं, इसलिए इसकी पहचान जो है कि सबसे अच्छे एलिफेंट वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में भी की जाती है। आप एक इमेज देखिए और यह देखिए, सेव द वाइल्ड एलिफेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड एलिफेंट पाए जाते हैं और यह वाइल्ड एलिफेंट का सबसे प्यारा जगह है, क्योंकि यहाँ पर घने जंगल है, मानवीय गतिविधियां कम होती थी लेकिन आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। और इसी के कारण ये क्या है, आपका अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कौन सा अभी एलिफेंट रिजर्व जो है कि
चर्चा का कारण बना था कोयला खनन की वजह से, तो कौन सा होगा? यही जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी जीव मिलते हैं उन सभी जीवों की जो विविधता है वह क्या है? सर्वाधिक है। और सर्वाधिक विविधता तब है क्योंकि यहाँ पर घने वन है और मानवीय हस्तक्षेप क्या है? ज़्यादा है। आप इस चीज़ को देखिए और यह घने जंगल को देखिए, आपको इस चीज़ समझ में आ जाएगा कि ये कितना जो है कि इम्पोर्टेंट एरिया है। और यह आपकी इस जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी विविधता का एक नमूना है। ये जो क्षेत्र है चूँकि यहाँ पर पहले से कोयला खनन एक क्षेत्र में हो रहा था, ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं पहले वाला बंद कर दो। अर्थात यहाँ को मान लीजिए, जैसे मैं कहूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपकी एक कॉलोनी है या आपका एक गांव है, उसके एक हिस्से में कोयला खनन हो रहा था, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटने की बात नहीं थी। लोगों ने कहा ठीक है आर्थिक गतिविधियों के लिए ज़रूरी है, तो उसकी अनुमति मिल गई। लेकिन अब क्या कर दिया गया? आपका कॉलोनी है, आपका गाँव है, पूरे जगह से क्या किया जाएगा? कोयला खनन किया जाएगा। और जब इस प्रकार की घोषणाएं हुई हैं तो विवाद क्या हो गया? उभर गया है। चूंकि लॉकडाउन है तो इसलिए लोग जाकर वहाँ पे आंदोलन तो नहीं कर पा रहे हैं, प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसको बचाने की मुहिम चल गई। समस्या इसलिए गंभीर है क्योंकि जब कोयला खनन होगा तो इसके लिए पता है आपको रास्ता का निर्माण करना होगा, पेड़ों की कटाई करना होगा। खनन करेंगे तो खनन में क्या होगा? आप वहाँ की मिट्टी को हटाएंगे, साथ ही साथ कोयला जमीन पर आएगा, और जब जमीन पर आएगा तो वह क्या होगा? उसकी जो मिट्टी की उत्पादकता वो कम करेगा। साथ ही साथ जब कोयला निकालेंगे तो कई प्रकार के उसमें अवशेष निकलते हैं, अपशिष्ट निकलते हैं, उनको डंपिंग कहाँ करेंगे? और कोयला जब निकालेंगे, उनको तोड़ेंगे तो क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। कोयला जब बिखरेगा तो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि एक नदी प्रवाहित होती है, और साथ ही साथ भूमिगत जल भी क्या होगा? प्रदूषित होगा। और जब यह प्रदूषित होगा तो क्या होगा? आने वाले समय में यहाँ का जो पर्यावरण है, जो कि जैव विविधता के रूप में जाना जा रहा है, वह धूमिल हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। इस डर लोगों को वहाँ की ये भी है कि सरकार ने हाल ही में कोयला रिफॉर्म्स किए हैं, और आने वाले समय में कोयला के क्षेत्र में सरकार जो है कि निजी क्षेत्र को भी आगे करेगी। अभी तो देखिए कोल इंडिया लिमिटेड की एक इकाई कर रही है, लेकिन सरकार ने अभी जो कोल रिफॉर्म किया है उसमें कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें करेंगे। तो हो सकता है प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, और प्राइवेट सेक्टर जब इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके लिए प्रॉफिट मेन होगा, ना कि यहाँ का जैव विविधता। इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह किया जो है कि आंदोलन वहाँ के लोग कर रहे हैं। हालांकि एक चीज़ और मैं पहले से कंफर्म कर दूं कि यहाँ पे कोई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि सरकार अगर यहाँ पे खनन करती है तो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही थी। लेकिन देखिए, एक तो इलीगल माइनिंग भी गलत है, दूसरा इलीगल माइनिंग छोटे मात्रा में होती है, ना कि लाइसेंसी माइनिंग के रूप में। तो कुल मिलाकर ये पूरा मुद्दा था जो कि जिसके वजह से दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में बना हुआ था। इसको मैंने आपको समझाया। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।